के बाद अन्न का लघु और सुपाच्य भोजन का को प्रारंभ कर देना चाहिए। तो उसका प्रारंभ एकदम एक्सट्रीम ना करके धीरे धीरे करने का ऐसा विधान आता है कि सबसे पहले दाल का पानी देते हैं, फिर धीरे धीरे दाल देते हैं, दाल के बाद फिर वेजिटेबल सूप देते हैं। वेजिटेबल सूप में या दाल में जूसेज वगैरह मिला के दिए जा सकते हैं। इस तरह का जो कॉन्सेप्ट आता है वो अन्नप्राशन संस्कार के रूप में आता है। आचार्य काश्यप जो बच्चों के विशेषज्ञ हैं वो इस चीज को 10वें महीने पर बताते हैं कि 10वें महीने से अन्नप्राशन करना चाहिए, उस तक दूध और फलों पे रखना चाहिए बच्चे को। साथ ही साथ आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है, आयुर्वेद ऐसा मानता है कि नित्यम सर्वरसाभ्यास, कि 6 रस जो हमारे होते हैं, टेस्ट, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये सभी पर्याप्त मात्रा में 6 रसों के पालन करना चाहिए, क्योंकि हर रस का अपना इंपॉर्टेंस है। कुछ रस अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, कुछ हमें पोषण देते हैं। जैसे मधुर रस है, ये पोषण देता है हमारे को, शरीर को पोषण देता है, धातुओं की वृद्धि करता है। लेकिन जो कटु रस है या तिक्त रस है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए, हमारा मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहे और हमें पोषक तत्व भी मिले, तो उसका जो कॉम्बिनेशन 6 रसों के आधार पे। तो बच्चों में हम स्तनपान कराएंगे तो स्तन में जो है मधुर रस ही होता है मोस्टली। तो इसलिए थोड़ा सा कई बार कफज व्याधियां होने की संभावनाएं बच्चों में होती है, या पोषण कई बार प्रॉपर वे में नहीं होता। तो आचार्यों ने, हमारा जो दर्शन है, हमारे जो जितने भी वेद हैं, इनमें संपूर्णता, हर क्षेत्र में संपूर्णता है। तो उन्होंने कह दिया लेहन, कि कुछ औषधियां शहद और घी में मिलाकर चटाने का भी कॉन्सेप्ट आता है। कुछ औषधियां जो बताई गई है वो आप बाल रोग विशेषज्ञ से या किसी भी आयुर्वेद चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं कि किस तरह की औषधियां बच्चे को, सामान्य स्वस्थ बच्चे को चटाने का विधान है। उनको चटा के उससे हमारे पोषण के स्तर को बढ़ाने के लिए वो उसका किया जाता है। साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है स्वर्ण प्राशन। आपने सुना होगा, तो काफी पॉपुलर होगा इस समय, ये बीच में बिल्कुल लुप्त हो गया था। तो स्वर्ण प्राशन में मीन्स स्वर्ण, घी और मधु, ये 3 चीजें हैं। इन तीनों चीजों को सही उचित मात्रा में मिलाकर बच्चों को चटाया जाता है। 1 महीने तक चटा सकते हैं, 6 महीने तक चटा सकते हैं। इसको बोलते हैं लेहन कर्म या स्वर्ण प्राशन। तो स्वर्ण प्राशन एक तरह से अगर हम सामान्य रूप में कहें कि मेधा हमारी बुद्धि को वृद्धि करता है, हमारी स्मृति की वृद्धि करता है, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस और इन सबको बढ़ाता है। साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी जो होती है उसको बढ़ाता है। तो मासा, ऐसा कहा गया है कि मासात परम मेधावी, 1 वर्ष तक अगर बच्चे को इसका सेवन कराते हैं, 1 मास तक, तो बच्चा बुद्धि संपन्न होता है और उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। और अगर 6 मास तक इसका सेवन करते हैं तो बच्चा श्रुतधर हो जाता है। जिस तरह की जो पहली हम संकल्पनाएं देखते हैं वैदिक काल में या पौराणिक काल में, कि गुरु किसी भी बात का उच्चारण करता था और शिष्य उसको सुन के, श्रवण करके उसको हृदयंगम कर लेते थे, उसको याद कर लेते थे, तो वो होते थे श्रुतधर। तो अगर स्वर्ण प्राशन का प्रयोग सही विधि से बच्चों को करवाया जाता है, आज भी करवाया जाता है, तो उसकी निश्चित रूप से जो स्मरण शक्ति है उसका विकास होता है और बुद्धि का विकास होता है। तो ये निश्चित रूप से करवाना चाहिए। इसके लिए आप अलग से फिर बात करेंगे, जो भी आपकी जो शंकाएं हैं, क्योंकि इस तरह से बीच में अगर व्यवधान करेंगे, बहुत अच्छी बात है, जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर श्रोताओं में जिज्ञासा नहीं होती है तो वो जो है वो लेक्चर या जो व्याख्यान है वो व्यर्थ होता है। तो जिज्ञासाएं निश्चित रूप से होनी चाहिए, उनको हम बाद में लेंगे। प्रेजेंटेशन में तो मैंने इसमें पूरा जब दे रखा था, इसको शॉर्ट कर देता हूं मैं। तो इस तरह से फल प्राशन, सबसे पहले जात कर्म जिसमें मधुघ्रत का कॉन्सेप्ट आ जाता है, फिर स्तन्य का आ जाता है, स्तन्य मातृ स्तन्य 6 महीने तक, उसके बाद फल प्राशन हो जाता है। उसके बाद अन्न प्राशन में बताया कि हितकर और पौष्टिक लघु हित, लघु आहार होना चाहिए जो बच्चा आराम से डाइजेस्ट कर सके, और वो पौष्टिक भी होना चाहिए उसकी वैल्यू। तो इस तरह से जो है, इसको वीनिंग बोलते हैं आजकल, फूड का जो है स्टार्ट करते हैं, ग्रेन स्टार्ट करते हैं।
इसके साथ साथ एक जो है कॉन्सेप्ट आ जाता है कि भोजन आहार हमारा किस तरह का होना चाहिए, कि आहार की जो मूल जो गुण है एक तो वो हो, एक दूसरा उसका प्रोसेसिंग किस तरह का होता है। तो सत्व रज और तम के आधार पर हमारी थ्योरी आ जाती है कि आहार सात्विक होना चाहिए। सात्विक आहार होगा तो हमारा जो सत्व मन है वो हमारा प्रबल रहेगा, हमारे लिए वो उत्साहवर्धक होगा और हमारा आत्मबल उससे बढ़ता है शारीरिक पुष्टि के साथ साथ। तो तामसिक आहार को ज़्यादा यथासंभव हमें अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ हितकर आहार या सात्विक आहार क्या हो, उसको आचार्य चरक ने हिततम द्रव्यों के आधार पर कहा है कि आहार हमारा हिततम होना चाहिए, क्योंकि आहार से ही हमारे शरीर स्वास्थ्य और हमारा ये रोग ये संभव है। तो उन्होंने एक गिनाया है, जो एक बहुत बड़ा एक चैप्टर है, उसमें उसके आधार पर हम देखें तो सीरियल्स हैं जितने भी हमारे जो अन्न हैं, अन्न में से जैसे जौ, गेहूं और चावल, तीन चीजें हमारे हितकर अन्न माने गए। इन अन्नों का सेवन जो है करना चाहिए। जो पहले वैदिक काल में तो जौ का ही प्रचलन था, जौ और चावल। बाद में जो वाग्भट के समय में उन्होंने गेहूं, जो सुश्रुत और आदि जो आचार्य उन्होंने जौ और चावल के लिए लिखा है, लेकिन बाद में गेहूं को भी ऐड किया गया। तो दोनों तीनों ही आहार हमारे जो है हिततम है। हिततम आहार क्यों कहे गए? ये कहा गया कि ये हमारी अग्नि को बढ़ाते हैं, पौष्टिक पुष्टि भी देते हैं, अग्नि को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ हमारे सत्वम ऊर्जा थी, हमारा जो मन है उसको ऊर्जावान बनाते हैं। तो आज जो आहार की संकल्पना है वो शारीरिक रूप से पुष्टि देने वाला तो है, लेकिन हमारे मन पर उसका दुष्प्रभाव होता है। क्योंकि हम जितने भी आपको आज ये जो गिनाने जा रहा हूँ, इन द्रव्यों की मात्रा हमारी डाइट से काफी कम हो गई। तो अगर आज हम ये भी संदेश लेके जाते हैं कि इनमें से 5 चीजें भी हम हमारे घर में नियमित सेवन करने लग जाते हैं, तो हमारे जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है बहुत कम चीजों में उसकी पूर्ति हो जाती है। तो अन्न में जो 3 आ जाते हैं, जो गेहूं और राइस, साथ साथ सीजनल कुछ सीरियल्स बताए हैं जिनको सीजन के अकॉर्डिंग निश्चित रूप से प्रयोग करना चाहिए, जो कि आजकल कदन्न के रूप में, श्री अन्न के रूप में हमारी गवर्नमेंट आयुष मंत्रालय भी उसको प्रमोट कर रहा है। जैसे बाजरा है उसको सर्दियों में प्रयोग करें, ज्वार है उसको गर्मियों में प्रयोग करें, मक्का भी ठंडक देने वाला है उसको गर्मियों में प्रयोग करना चाहिए पर्याप्त मात्रा में। पल्सेज, दूसरा अन्न के बाद आती दालें। दालों में मूंग की दाल सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, हिततम मानी गई, मन को सात्विकता प्रदान करने वाली मूंग की दाल ही है। बाकी की जो दालें हैं उनका प्रोटीन का सोर्स होने के कारण हमारे शरीर को पुष्टि देती है, लेकिन जो अन्न जो हिततम जो है, जो हमारे सत्व को बढ़ाने वाली है, हमारी एनर्जी को बढ़ाने वाली, वो मूंग की दाल है, उसका नियमित सेवन करें। साथ में कुछ वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स सब अच्छी होती है, लेकिन कुछ वेजिटेबल्स ऐसी है जिन पे जो सात्विक श्रेणी में मान सकते हैं उनको, और उनको मन पे उनका अच्छा प्रभाव है पौष्टिक पुष्टि के साथ साथ। जैसे परवल है, घिया है, तोरई है, टिंडे हैं, बथुआ है, बथुआ और पालक और मेथी, 3 चीजें जो है नियमित सेवनी बताई, ये नियमित सेवन करना चाहिए। सरसों का साग जो बहुत ज्यादा हमारे यहाँ दिल्ली में प्रचलन में है, इसका प्रयोग आयुर्वेद में सर्वथा वर्जित पता है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि तीनों दोषों को प्रकोपित करता है। अब आ जाता है पल्सेज के बाद जो मुख्य हमारा जो उपयोगी है साल, नमक। नमक किस तरह का होना चाहिए? सेंधा नमक, सेंधा नमक जो होता है ये हमारी बॉडी में जो मेटाबोलाइज होता है, एक तो होता है टेस्ट आना, टेस्ट के बाद बॉडी उसको किस रूप में अडेप्ट करती है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो सेंधा नमक जो है इसमें काफी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और बहुत सारे धातु होते हैं, मिनरल्स होते हैं, इसलिए इस बॉडी इसको मधुर रस के रूप में अडेप्ट करती है। इसका जो बेनिफिट बॉडी में धातुओं को बढ़ाने में काम आता है, जबकि जो लवण रस होता है या कटु रस होता है वो धातुओं को डिन्यूरिशमेंट करता है, बॉडी को डिन्यूरिश करता है, वो केवल मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। लेकिन ये जो दोनों काम करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और हमारे धातुओं की पुष्टि भी करता है, इसलिए सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। ऑयल में सरसों का तेल या तिल तेल सबसे श्रेष्ठ बताया गया, तिल तेल ही वैसे श्रेष्ठ बताया है, लेकिन प्रचलन में हम सरसों का तेल भी आज आ गया है। घृत नित्यम क्षीर घृताभ्यास है,
घृत, गोघृत और गोदुग्ध, इनका नियमित रूप से अभ्यास करना चाहिए। दुग्ध के नाम पे जो जितनी भी संकल्पना है वो गोघृत और गोदुग्ध की ही है, तो वो नियमित रूप से करना चाहिए। क्योंकि जितना जो आज दुग्ध का जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, उसका क्रिटिसिज्म अदर जो मिल्क हैं उनके कारण किया जा रहा है। निश्चित रूप से उन मिल्क में बहुत सारी इम्प्योरिटी हो सकती है, बहुत रोग उत्पादक हो सकते हैं, ये मानते हैं, हम लोग मानते हैं, हमारे पुराणों में मानते हैं, हमारे धर्मशास्त्र मानते हैं। लेकिन गोदुग्ध का जो संकल्पना है वो स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ है और उसको निश्चित रूप से नियमित सेवन हमें करना चाहिए। साथ ही साथ हनी, तो लिक्विड्स में गोघृत हो गया, दुग्ध हो गया और शहद, ये नियमित सेवनी है। 1 चम्मच शहद या आधा चम्मच 2 बार ले सकते हैं। ये 1 चम्मच शहद प्रातःकाल जैसे वॉक करने जाते हैं तो उससे पराठा, चटनी, इसके साथ दूध का सेवन करना, ये बहुत प्रचलन में आ गया है और ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। नमकीन के साथ दूध का प्रयोग करना, ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन में आ जाता है। साथ में किसी भी फ्रूट्स के साथ दूध का प्रयोग करना रॉन्ग कॉम्बिनेशन में आ जाता है। जैसे मैंगो शेक, मैंगो की तासीर अलग है, दूध की तासीर अलग है, ये रॉन्ग कॉम्बिनेशन में माने जाते हैं। खिचड़ी के साथ दूध का प्रयोग, खिचड़ी में नमकीन होती है तो नमक के साथ दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आज हम अगर प्रैक्टिस में देख रहे हैं तो स्किन डिसऑर्डर्स डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, तो इनका कारण निश्चित रूप से कोई हमारे रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे इस तरह के हैं। थाली में का आकार जितना बढ़ता जा रहा है उतने ही रॉन्ग कॉम्बिनेशन हमारे शरीर में जा रहे हैं। दही बल्ले का प्रयोग, उड़द के साथ दूध का प्रयोग, उड़द के साथ दही का प्रयोग भी रॉन्ग कॉम्बिनेशन में माना जाता है। फ्रूट चाट, 1 फ्रूट या 2 फ्रूट एक साथ ले सकते हैं। एक साथ 5 तरह के फ्रूट्स को मिलाना, क्योंकि हर फ्रूट की अपनी पचने का मैकेनिज्म होता है, तो वो उससे जो डाइजेस्टिव मैकेनिज्म हमारा वो डिस्टर्ब होता है। साथ में हलवे के साथ कोल्ड ड्रिंक लेना, भोजन के बाद आइसक्रीम का सेवन करना, ये भोजन के बाद गर्म चीजें जानी चाहिए जिससे कि हमारा शरीर का भोजन का पाचन अच्छी तरह से हो, फैट जो लिया है उसका पाचन अच्छी तरह से हो। लेकिन हम लोग क्या करने लगे, भोजन के बाद आइसक्रीम हमारे प्रचलन में आ गया, तो ये सब रॉन्ग कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं। तो इस तरह से काफी बड़ी चर्चा हम कर सकते हैं करने को, लेकिन संक्षेप में मैंने आपसे समय की बाध्यता को देखते हुए इस तरह से बताने का प्रयास किया है। मैं आयोजकों का पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत ही रिलेवेंट एक टॉपिक रखा है, बेटा एंड चाइल्ड हेल्थ, और उस पर हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया है। अगर आयोजक परमिशन देते हैं तो आपकी जो भी जिज्ञासाएं हैं उनको रखा जा सकता है, उसका समाधान किया जा सकता है। धन्यवाद। इस तरह से जो होती है, तो ये उस समय वैद्य ही इन चीज़ों को मैनेज करते थे। आजकल मार्केट में भी इस तरह के कॉमर्शियल प्रोडक्ट आ रहे हैं, स्वर्ण प्राशन के नाम से, स्वर्ण बिंदु प्राशन के नाम से, या हम लोग भी स्वर्ण बिंदु प्राशन बनाते हैं। तो उसमें एक प्रोपोर्शन होता है, जिसे ड्रॉप में, एक ड्रॉप में 2 या 3 mg के करीब गोल्ड जाना चाहिए। इस तरह के प्रोपोर्शन में हम लोग को बनाते हैं। तो उसमें जैसे हम स्वर्ण प्राशन कब स्टार्ट करना है इस बारे में शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन सामान्य रूप में हम ये मानते हैं कि बच्चा जब 1-1.5 महीने का जब पहला उसका टीका हो जाता है, डीपीटी का टीका जब लगवा लिया 6 वीक्स के बाद, तो हम स्वर्ण प्राशन स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें 2 ड्रॉप से स्टार्ट किया जाता है। 2 ड्रॉप बच्चे को एक बार सुबह खाली पेट देने होते हैं, उसको 1 महीने तक देना है, फिर 5 दिन का हम गैप दे देते हैं, फिर 1 महीने तक देना है, फिर 5 दिन का गैप दे देते हैं। तो इस तरह से 6 महीने तक 2-2 ड्रॉप स्वर्ण प्राशन दिया जा सकता है। 6 महीने के बाद फिर 3 ड्रॉप कर देते हैं। अगर किसी ने स्टार्ट ही 4 महीने पे किया तो 6 महीने के बाद तक अच्छा चलेगा तो 3 ड्रॉप दे सकते हैं, फिर उसको धीरे धीरे करके 1 साल में 4 ड्रॉप पे आ जाते हैं। तो इस तरह से जो है 2 ड्रॉप से लेके 5 ड्रॉप 6 ड्रॉप्स तक स्वर्ण प्राशन बच्चे को दिया जा सकता है। ये पूर्णतः निरापद है, इसमें कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कहीं कोई इस तरह के उपद्रव की संभावनाएं नहीं होती, और निश्चित रूप से हमें सभी को इसका प्रयोग करवाना चाहिए। अब इस पर बहुत सारी रिसर्च स्टडीज भी आ चुकी है, बहुत सारी स्टडीज कई जगह की आ चुकी है, इसलिए ये जी मैम।
सर मैंने ये देखा कि जैसे 2 वर्ष तक बच्चे का ब्रेन का फॉर्मेशन लगभग 80% हो चुका होता है। तो 2 वर्ष तक अगर इसका प्रयोग करवाया जाता है तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट इसमें इफेक्ट आता है। लेकिन 2 वर्ष के बाद ही बढ़ा दें तो ये इम्यूनिटी तो प्रोवाइड हमें करवाता ही है। तो लेकिन 10 वर्ष के बाद अगर बड़े बच्चे को हम स्वर्ण प्राशन देंगे तो जिस रेशियो में स्वर्ण चाहिए हमें, उस रेशियो के लिए हमें 20 ड्रॉप देने पड़ेंगे या 25 ड्रॉप देने पड़ेंगे, तो बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो उसके अलावा फिर बाद में बाकी की बहुत औषधियां हैं जो बड़े बच्चों को दी जा सकती है। छोटे बच्चों में बहुत कम क्वांटिटी में देने के लिए ये स्वर्ण बिंदु प्राशन का है। बड़ों को तो हम वैसे ही जो स्वर्ण बसंत मालती है वो दिया जा सकता है, ब्रह्म रसायन दिए जा सकते हैं, और बहुत सारी स्वर्ण की औषधियां हैं, योगेंद्र रस वो दे सकते हैं। इस तरह से इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बच्चों में हमारे पास, बड़ों में लोगों के लिए तो बहुत सारे उपाय हैं, छोटे बच्चों के लिए ही ये ज्यादा काम होता है।